CH1 ऐसा कोई साथी हो। रात 11 बजे मुंबई सिटी के शोर शराबे से कोसों दूर मालशेज घाट हिल स्टेशन पर पहाड़ी के ऊपर दूर पहाड़ी से गिरते झरझर करती झरने की आवाज़ और इस अंधेरी खामोश रात में टिमटिमाते हुए तारे मन को बहुत ही सुकून दे रहे थे। पहाड़ी के सबसे ऊंची चोटी पर बैठे 3 लड़के जिनके आसपास कोल्ड ड्रिंक्स के बॉटल, पिज्जा का बॉक्स, चिप्स के पैकेट बिखरी पड़ी थी, जिन्हें देखकर कोई भी पता लगा सकता है कि अभी अभी वहां क्या हुआ होगा। उनमें से एक लड़का खड़ा होकर बाइक के पास जाता है और बाइक के ऊपर रखी गिटार को अपने हाथों में लेकर बाइक पर बैठ जाता है। लड़का दिखने में हीरो को भी पीछे छोड़ दे। 28 उम्र, हाइट 6.4 फीट, गोरा रंग, काली आंखें, पिंक पतले होंठ, ड्रॉलाइन बिल्कुल परफेक्ट, नाक न ज्यादा लंबी न छोटी, काले घने बाल न लेंगे न छोटे जेल से सेट किए हुए, ब्लू जीन्स, व्हाइट टी शर्ट के ऊपर लेदर का जैकेट पहने हुए, बॉडी बिल्कुल परफेक्ट। ये है अपूर्व रॉय। बाकी दोनों लड़के वहां पत्थरों पर बैठे उसे देखने लगते हैं। अपूर्व अपने गिटार से एक धुन बजाते हुए गाने लगता है। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, दिल को तरसाए हो। ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को। ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं बादल को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को। प्यार से कसने को, बाहों में बसने को, दिल मेरा ललचाए, कोई तो आ जाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। इतना गाकर अपूर्व गिटार से अपनी हाथ हटा लेता है। दोनों सामने बैठे दोनों लड़के जो अपने ख्यालों में खोए हुए थे, दोनों दौड़कर अपूर्व के पास आते हैं और उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। अपूर्व थोड़ा गुस्सा करते हुए, अबे सालो, मुझे कुआरा ही मारने का इरादा है क्या तुम दोनों का? ये सुनकर एक लड़का कहता है, अबे अभी नहीं, थोड़ा वेट कर लेते हैं, पहले भाभी तो मिल जाए, उसके आराम से टपकाएंगे तुझे। ये है विवान कपूर, उम्र 28, भूरी आंखें, हल्के भूरे बाल सेट किए हुए, पतले गुलाबी होंठ, गोरा रंग, हाइट 6.2 फीट, दिखने में किसी मॉडल की तरह, ब्लैक जीन्स, ब्लू टी शर्ट विद ब्लैक लेदर जैकेट के साथ, एक हाथ में वॉच। दूसरा लड़का विवान को हाई फाई देते हुए अपूर्व से कहता है, चिलल ब्रो, ये तो हमारे प्यार जताने का तरीका है। ये है हैंडसम हंग एंड क्यूट लक्ष्य सिन्हा, उम्र 27, हाइट 6.2 फीट, गोरा रंग, काले बाल, हल्की नीली आंखें, हल्के गुलाबी पतले होंठ, गालों पे पड़ते डिंपल, एक हाथ में वॉच और एक हाथ में ब्लैक डोरी, ब्लू जीन्स विद ब्लैक टी शर्ट के ऊपर लेदर का ब्लैक जैकेट। लक्ष्य कहता है, तुम दोनों कैसी लड़की चाहिए? जिस पर विवान कहता है, तुझे पता तो है हम तीनों की एक ही पसंद है, बस वो दिल से खूबसूरत होनी चाहिए बस। इस पर अपूर्व कहता है, तीनों को एक ही पसंद आ गई तो? फिर तीनों एक साथ कहते हैं, हम तीनों ही उससे दूर हो जाएंगे पर हम तीनों के बीच कभी कोई नहीं आएगा। और तीनों हंसने लगते हैं। विवान कहता है, अबे सालों, यही बात करते करते हमें 15 साल बीत चुके हैं, कोई लड़की तो पसंद नहीं आई कभी, पर हाँ, उम्र जरूर निकल रही है हमारी। ऐसे ही तीनों बातें कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद रात के 1 बज चुके थे। अपूर्व कहता है, आई थिंक वी शुड गो नाउ। तीनों बाइक से वापस आ जाते हैं। उनकी बाइक आकर एक बड़े से बंगले में एंट्री करती है, जहां एक बड़ा सा गेट लगा था। उसके बाहर बॉडीगार्ड्स खड़े थे। गेट पर AVL लिखा हुआ था। तीनों अंदर गए और बाइक से उतरकर अपने अपने रूम में गए और सो गए। अंडस्को, मनाली, हिमाचल प्रदेश। देश एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र मनाली, जो अपनी खूबसूरती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। मनाली के खूबसूरत जगह पर बनी एक अनाथ आश्रम में अभी रात के 2 बजे एक लड़की धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए अंदर जाने लगती है। जब वो आंगन में पहुंचती है कि तभी सारी लाइट्स ऑन हो जाती है। उस लड़की के कदम वहीं रुक जाते हैं और वो अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है और धीरे से पीछे मुड़ती है और अपनी आंखें खोलती है। ये है नीति, उम्र 23, हाइट 5.3 फीट, काले लंबे कमर तक बाल, काली आंखें, गुलाबी होंठ, गोरा रंग, पतली कमर, दिखने में बहुत ही खूबसूरत, पिंक कलर की कुर्ती, ब्लैक जीन्स, बाल जोड़े में बंधे, पाँव में शूज को कि अभी इसके हाथों में थे। ये हमेशा मस्ती के मूड में रहती है। सामने 2 लड़कियां अपनी हाथ बांधे खड़े थे और उसे घूर रहे थे। उसमें से एक लड़की कहती है, इतनी रात को आने की क्या जरूरत थी, सुबह भी तो आ सकती थी ना नीति। ये है पनकुड़ी, उम्र 25, हाइट 5.5 फीट, काले सिल्की बाल कमर से नीचे तक, कत्थई आंखें, पिंक होंठ, ऊपर वाले होंठ के जस्ट ऊपर साइड में काला तिल, गोरा रंग, दिखने में भला की खूबसूरत, पर रहती सिंपल ही थी। एक सिंपल सा ब्लू कलर का सूट पहने हुए, बाल एक चोटी में बांधे, एक एक लट दोनों साइड से गालों को छू रहे थे। स्वभाव से थोड़ी गुस्सैल। दूसरी लड़की कहती है,
जाने दे ना पंखुड़ी, अब आ गई है तो। ये है अवनी, उम्र 24, हाइट 5.4 फीट, काली आंखें, कमर तक के बाल, गुलाबी होंठ, परफेक्ट फिगर, गोरा रंग, दिखने में बहुत ही सुंदर। ब्लू प्लाजो विद वाइट कुर्ती पहने, बाल पोनीटेल में बंधे थे। स्वभाव से ये काफी भोली है। नीति को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो कहीं से आए हो। उसके हाथ में एक बैग था। पंखुड़ी गुस्से से कहती है, मना किया है ना तुझे रात को आने से, फिर क्यों आए? सुबह आ जाना था ना। नीति पंखुड़ी के पास आते हुए अपने बैग और शूज को रखते हुए कहती है, रिलैक्स यार, अब मैं आ गई ना तो सब ठीक है। पंखुड़ी नीति के हाथ को पकड़ते हुए कहती है, तुझे पता है ना हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? आजकल किसी का भरोसा नहीं किया जा सकता, जमाना ठीक नहीं है नीति, और हमारा तो कोई है भी नहीं जिसे कोई फर्क पड़े हमें कुछ होने से। हमें हमारा ख्याल खुद रखना होगा। कहते हुए उसके आंखों में आंसू छलक आते हैं। उन दोनों को देखकर अवनी माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए कहती है, अब तुम दोनों का मेलोड्रामा खत्म हो गया हो तो अंदर चलें। ये सुनते ही नीति और पंखुड़ी अवनी को घूरने लगते हैं। फिर तीनों एक साथ हंसने लगते हैं और अंदर चले जाते हैं। CH2 पहली मुलाकात। ALV मैंशन में सुबह सुबह एक कमरे से किसी की मोबाइल बजने की आवाज़ आ रही थी। बेड में पेट के बल सोया एक लड़का पास के टेबल से कॉल पिक करता है और कहता है, सुबह सुबह क्या हो गया चिंता? सामने वाला कहता है, सर मनाली में जो हमारा अनाथ आश्रम है उसे कुछ लोग इल्लीगल तरीके से हथियाने की कोशिश कर रहे हैं और शायद कल वो लोग कुछ करने की कोशिश करेंगे जिससे वहां रह रहे लोगों को नुकसान पहुंचे। ये कहकर सामने वाला इंसान चुप हो जाता है। तभी बेड पर सोया लड़का बोलता है, बस इतनी सी बात चिंता, टीम एक काम करो, 3 टिकट मनाली की बुक करो अभी, हम आज ही मनाली के लिए निकलेंगे। कहते हुए कॉल रख देता है। ये है लक्ष्य, हर सिचुएशन में ये कूल ही रहते हैं। सामने वाला इंसान कहता है, कमाल है, इन तीनों का भी कुछ समझ नहीं आता, 2 ज्वालामुखी तो एक बहता हुआ पानी, पर कमाल की दोस्ती है इनकी। अच्छा हुआ मैंने अपूर्व सर या विवान सर को कॉल नहीं किया, नहीं तो अभी बम फूट रहे होते। कहते हुए वो इंसान टिकट बुक करने लगता है। इधर लक्ष्य सोचता है कि कैसे इन दिनों को बताऊं, वो तो फट पड़ेंगे। कहते हुए बेड से उठकर विवान के कमरे में चला जाता है और जाकर विवान का कंबल खींच देता है, जिससे विवान हड़बड़ा के उठ जाता है और गुस्से से लक्ष्य को देखने लगता है, एंग्री एंग्री। तभी लक्ष्य कहता है, अरे यार ऐसे मत घुर, मुझे कुछ बताना है तुझे। विवान गुस्से में कहता है, को तू अच्छे से भी बता सकता था ना, ऐसे खींचने की जरूरत थी। लक्ष्य कहता है, चिल्ला ब्रो, मुझे चिंता का कॉल आया था। कहते हुए सब बातें हुए बता देता है, जिसे सुनकर वो गुस्से से बेड से उठ जाता है। अपूर्व के कमरे में चला जाता है। अपूर्व जो सोफे में बैठे अखबार पढ़ रहा था वो कहता है, दोनों सामान पैक करो, हम लोग मनाली जा रहे हैं। ये सुनकर लक्ष्य और विवान एक दूसरे को देखने लगते हैं और एक ही साथ कहते हैं, तो तुझे पहले से पता है? अपूर्व टेढ़ी स्माइल करते हुए कहता है, हाँ क्योंकि मैं सोते टाइम भी अपनी आंखें और कान खुली रखता हूँ। अब तुम दोनों जाओ और सामान पैक करो। कहते हुए वो अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला जाता है। लक्ष्य और विवान अपने अपने रूम में चले जाते हैं। मनाली भाग्य विधाता अनाथ आश्रम। सुबह से पंखुड़ी, अवनी और नीति ऊपर 3 रूमों की सफाई में लगी हुई थी। अब दोपहर होने को आई थी। तभी वहां एक 50-60 साल की लेडीज आती है और कहती है, बेटा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, वो तीनों निकल भी गए होंगे अभी तक। ये सुनकर नीति कहती है, आंटी आखिर ये तीनों हैं कौन जिनके लिए हम इतना सब कुछ कर रहे हैं? इस पर वो लेडीज कहती है, अरे बेटा ये को अनाथ आश्रम है ना, वो भी 10 साल पहले यही रहते थे, फिर अचानक एक दिन वो तीनों यहाँ से चले गए थे और उनके जाने के बाद तुम लोग आए, इसलिए तुम लोग उन्हें नहीं जानते। लेकिन अचानक एक दिन उनका कॉल आया, बस उनसे कॉल पर ही बात होती है। आज पहली बार वो लोग यहाँ आ रहे हैं। अब तो इस आश्रम का पूरा भर उन्हीं लोगों ने उठाया है। यही नहीं, उन्होंने पूरे इंडिया के घर स्टेट में एक ओल्ड एज होम अनाथ आश्रम बनाया है और उन्हें अच्छे से चलाते भी हैं। तभी नीति कहती है, इसका मतलब इनके बारे में जानने को बहुत कुछ है, इंटरेस्टिंग। तभी पंखुड़ी कहती है, आंटी वो लोग कब तक पहुंच जाएंगे यहाँ और कितने दिन रुकने वाले हैं? वो लेडीज कहती है, पता नहीं बेटा, वो लोग जब आएंगे तभी पता चलेगा। अवनी कहती है, आंटी मैं बाहर से कुछ सामान ले आती हूँ, खत्म हो गए हैं। वो लेडीज, ठीक है बेटा जाओ। अवनी आश्रम से बाजार के लिए निकल जाती है। बाजार में अवनी सब्जियां खरीद रही होती है। उससे सामने एक छोटा बच्चा घूमता हुआ दिखाई देता है, जो शायद अपनी माँ के साथ आया था, पर वो छूटकर इधर उधर घूम रहा था। अवनी उसे देख ही रही थी कि उसे सामने से एक गाड़ी आता हुए दिखाई देता है। ये देखकर अवनी बहुत डर जाती है, पर हिम्मत करके वो दौड़ पड़ती है उस बच्चे की तरफ और फुर्ती उस बच्चे को उठा लेती है, पर गाड़ी लगभग उसके सामने ही आ चुकी थी। अवनी अपनी आंखें डर के कारण कसकर बंद किए हुए थी। तभी कोई फुर्ती से आकर अपनी ओर उसे बच्चे को साइड में ले जाता है और गाड़ी भी आगे जाकर रुक जाती है। अवनी उस बच्चे को कस के पकड़ी हुई थी और डर से अपनी आंखें बंद किए हुई थी। सामने वाला शख्स अवनी की मासूमियत पर खोसा जाता है। तभी उस बच्चे की मां दौड़ते हुए अवनी के पास आती है और अपने बच्चे को गोद में लेती है।
अवनी अपनी आंखें खोलती है तो उसकी नज़र बच्चे की मां पर जाती है। बच्चा डर से रो रहा था। बच्चे की मां अवनी और उस शख्स का धन्यवाद कर वहां से चली जाती है। वहां काफी लोग जमा हो गए थे, वो भी चले जाते हैं। अवनी धन्यवाद करने के लिए जब उस शख्स की तरफ मुड़ती है तो बस देखती ही रह जाती है, और वी शख्स जी कब से अवनी को ही देखे जा रहा था। जब दोनों की आंखें मिलती है तो एक दूसरे में ही उलझ जाती हैं। तभी वहां वो गाड़ी वाला अवनी के पास आकर कहता है, मैडम जी हमें माफ़ कर दीजिए, वो हमें बच्चा दिखाई नहीं दे रहा था। इतना सुनते ही अवनी होश में आती है और शख्स से कहती है, कोई बात नहीं काका, पर आगे से देख के गाड़ी चलाना। वो आदमी वहां से चला जाता है। तभी अवनी इस शख्स से कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी जान बचाने के लिए। तभी वो शख्स कहता है, अगर मैं टाइम पर नहीं आता तो, और तुम बच्चे को लेकर वहां खड़ी क्यों रह गई, तुम्हें भागना था ना। अवनी कहती है, वो मैं गाड़ी को इतने पास देखकर डर गई थी, भाग ही नहीं पाए। तभी वो शख्स कहता है, जब तुम्हें डर लग रहा था तो गई क्यों थी। अवनी बड़ी मासूमियत से कहती है, तब मुझे ख्याल ही नहीं आया, पर आप आ गाइड ना, उसके लिए थैंक यू, अब हम चलते हैं, हमें बहुत काम है। कहते हुए वो वहां से चली जाती है। वो शख्स उसे देखता रह जाता है। अंडरस्को, तो आप सबको क्या लगता है अवनी की मुलाकात किससे हुई होगी। चौथी पहली मुलाकात मनाली का एक छोटा सा हिस्सा हरियाली से भरपूर एक गांव जिसे पंचनेरी काल्पनिक नाम के नाम से जाना जाता था, ये शहर से 1-2 किलोमीटर दूर हरी भरी जगह पर बसा था। यहाँ लगभग 200 से 250 लोग रहते होंगे। गांव के एक तरफ कलकल करती नदी बह रही थी। बहुत ही खूबसूरत जगह, जितनी खूबसूरत जगह उतने खूबसूरत यहाँ पे रहने वाले लोग और उनके दिल। आश्रम गांव से 1 किलोमीटर दूरी पर था, और इसी गांव में हमारी पंखुड़ी स्कूल में टीचर थी। यहाँ बस 5th तक ही क्लास थी, आगे की पढ़ती के लिए बच्ची को सिटी में जाना पड़ता था, उसके लिए गांव में बच्चों को लेने बस भी आती थी। आज पंखुड़ी स्कूल नहीं जा पाई थी क्योंकि वो सुबह से रूम तैयार करने में बिजी थी। उससे सोचा एक बार बच्चों से मिलकर आ जाती हूँ, और आश्रम से निकालकर स्कूल की तरफ चली जाती है। वो जा ही रही होती है कि रास्ते में उसे बाइक से जाते हुए 3 लड़के मिल जाते हैं, जो उसे छेड़ने लगते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और जाती रहती है। बाइक में सबसे पीछे बैठा लड़का कहता है, हाय क्या कड़क माल है यार, शहर में ऐसा माल कहाँ, उनमें तो को बात ही नहीं होती, गांव का माल तो खरा सोना होता है। तभी दूसरा लड़का कहता है, हाय मेरी जान कहाँ जा रही हो, अकेले कहो तो छोड़ दे तुम्हें। तभी तीसरा लड़का कहता है, कैसी बात कर रहा है यार, हमारी बाइक में तो जगह ही नहीं है। दूसरा लड़का कहता है, तो क्या हुआ, हम इसे अपनी गोद में बिठा के ले चलेंगे। तीसरा लड़का कहता है, ओए मेरी जान कुछ तो बोलो। पंखुड़ी कुछ भी नहीं बोलती, चुपचाप चलती जाती है। वो लड़के भी आगे बढ़ जाते हैं। पंखुड़ी थोड़ी आगे जाती है तो देखती है कि वही लड़के गांव की एक लड़की को परेशान कर रहे हैं, जो कि लगभग 15-16 साल की लड़की होगी। ये देखकर पंखुड़ी की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और आसपास देखती है, पास ही उसे एक लकड़ी का डंडा मिल जाता है। वो दुपट्टा को अपनी कमर पर बांध लेती है और इसकी लंबी चोटी का जुड़ा बना लेती है और उस डंडे को उठाकर उन लड़कों के पास पहुंच जाती है। वो लड़की दौड़ के पंखुड़ी के पास पहुंच जाती है और रोते हुए पंखुड़ी के गले लग जाती है। पंखुड़ी कहती है, रो मत ऋतु, मैं आ गई हूं ना। जिस पर एक लड़का कहता है, अच्छा हुआ जान तुम भी आ गई, एक बड़ा माल के साथ एक छोटा माल हमें तो फ्री में ही मिल गया। कहते हुए हंसने लगता है। पंखुड़ी एक बनावटी हंसी हंसते हुए कहती है, देखो अब ये तुम्हारी जान कैसे निकलती है। कहते हुए उस लकड़ी के डंडे से पहले उस लड़के के घुटने पर मारती है। लड़का चिल्लाते हुए नीचे गिर जाता है। तभी दूसरा लड़का दांत चबाते हुए उसके पास आने लगता है कि परी अपना हाथ घुमाकर उस लड़के के पेट पर मारती है। वो लड़का भी जमीन पर गिर जाता है। तभी तीसरा लड़का डरते हुए कहता है, तुझे पता नहीं है तूने जिस पर हाथ उठाया है वो कौन है, बहुत महंगा पड़ेगा तुझे। तभी पंखुड़ी कहती है, मुझे सस्ती चीजें पसंद भी नहीं है समझा, और तुम लोग जो भी हो पर इंसान तो बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि जो इंसान होते हैं वो ऐसे हरकतें नहीं करते। कहते हुए उस लड़के को भी मारने लगती है। तीनों लड़के जमीन पर पड़े कराहने लगते हैं, पर परी फिर भी नहीं रुकती और उन्हें अधमरा होते तक मारती है, और डंडा भी जमीन पर पटक देती है और नीचे एक पैर पर बैठे कहती है, सुनो बे पिल्लों, कोई लड़की चुप है इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है। अगर उसने हाथ में अस्त्र पकड़ लिए ना, फिर तुम जैसों का जुलूस निकाल सकती है समझे, और अगली बार इस गांव के आसपास भी नजर आए थे डायरेक्ट को पकड़ टिकट काटूंगी। इस बात को अच्छी तरह से अपनी खोपड़ी में बिठा लो समझे। कहते हुए वहां से उठती है और एम्बुलेंस को कॉल कर वहां से उस लड़की को लेकर चली जाती है। वहीं थोड़ी दूर एक लड़का खड़ा ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक स्माइल थी और वो पंखुड़ी को जाते हुए देख रहा था और कहता है, इंटरेस्टिंग। फिर वहां से चला जाता है। अंडरस्को, नीता आश्रम में 3-4 सालों से बच्चों को खाना खिला रही थी, पर बच्चे इधर उधर भाग रहे थे। वो अपना सर पकड़ते हुए कहती है, पता नहीं अवनी दी सबको कैसे खिलाती हैं, मुझसे तो नहीं हो पा रहा है। पता नहीं इतने छोटे बच्चों को उनके माँ बाप छोड़ कैसे जाते हैं, उनको दया भी नहीं आती। कहते हुए वो कुछ सोचती है। फिर उसे एक आइडिया आता है
और वो सभी बच्चों से कहती है, बच्चों इधर देखो, आप लोगों को क्या चाहिए। तो सभी बच्चे कहते हैं, डांस, अनीदी हमें लोज डांस करके थिलती है। सभी बच्चे कुछ तोतली और कुछ क्लियर आवाज में कहते हैं। फिर नीति कहती है, अच्छा ठीक है, लेकिन सबको अच्छे से खाना होगा, ठीक है। सभी बच्चे चिल्ला के ऑक कहते हैं। नीति अपने मोबाइल से सॉन्ग चलाकर साउंड मिनी स्पीकर से कनेक्ट कर देती है। सॉन्ग बजने लगता है, झटका जरा सा महसूस हुआ, एक लाइफ की गाड़ी में कसके मारा ब्रेक। हो रहा है क्यों कन्फ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा तू आजमा के देख। यही उम्र है करके गलती से मिस्टेक, यही उम्र है करके गलती से मिस्टेक। सभी बच्चे डांस करने लगते हैं, उनके साथ नीति भी बच्ची बन जाती है और डांस करने लगती है। और ये सब कोई गेट पर खड़ा देख रहा था और वो मुस्कुरा रहा था और वो कहता है, सुपर्ब, आई लाइक इट कहते हुए देखने लगता है। नीति सब बच्चों को खाना खिला देती है और उसके सबको एक एक चॉकलेट भी देती है। सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। अंडस्को टू अप को क्या अलता है, कौन है वो और किसकी जोड़ी बीनेगी किसके साथ। चफोट निगाहें मिली निगाहों से। अब आगे गेट पर खड़े वो लड़का देख ही रहा था कि तभी वहां 50-60 साल की वो लेडीज आती है। वो पूछती है, बेटा तुम कौन हो, जिस पर वो लड़का उस लेडीज को देखते ही पहचान जाता है और कहता है, अरे देवकी माँ मैं हूँ लक्ष्य, कहते हुए उनके पांव छूता है। देवकी जी खुशी से कहती है, अरे लक्ष्य बेटा तुम तो कितने बड़े हो गए हो, मैं तो पहचान ही नहीं रही थी। आओ बेटा अंदर आओ, कहते हुए पीछे देखते हुए कहती है, अरे अपूर्व और विवान कहाँ हैं, वो भी तो आने वाले थे ना। लक्ष्य अंदर आते हुए कहता है, देवकी माँ वो लोग आ रहे हैं, यही आश्रम के बाहर ही हैं। तभी देवकी जी नीति को आवाज देते हुए, अरे नीति बेटा आओ तो। नीति, जी आंटी आए, कहते हुए नीति जल्दी से देवकी जी के पास आती है। जी आंटी कहिए। देवकी जी कहती है, इनसे मिलो बेटा, ये है लक्ष्य, सुबह जिनके बारे में बताई थी ना उनमें से सबसे छोटे वाले हैं ये। नीति आए हाँ कहते हुए लक्ष्य की तरफ देखती है और हेलो कहती है। लक्ष्य स्माइल करते हुए हेलो कहता है। दोनों की नज़रें आपस में मिलती है तो दिनों कुछ पल के लिए सब भूल जाते हैं। नीति मन में कहती है, हाउ क्यूट, लक्ष्य कहता है, सो क्यूट। तभी पीछे से अपूर्व और विवान आते हैं। दोनों देवकी जी के पैर छूकर अपना अपना परिचय देते हैं। देवकी जी तीनों को देखकर बहुत खुश थीं। बेटा तुम तीनों को इतने सालों को बाद देखकर बहुत अच्छा लगा। तुम तीनों से जाने के बाद तो जैसे पहाड़ है टूट पड़ा था उस आश्रम पर, लेकिन फिर ये तीनों बच्चियां आए, इन्होंने संभाल लिया यहाँ सब कुछ। अपूर्व कहता है, देवकी माँ हम लोग जाना नहीं चाहते थे पर जाना बहुत जरूरी भी था। देवकी जी, हाँ बेटा मैं जानती हूँ, उस समय की परिस्थिति ही ऐसी थी। इससे मिलो, ये है नीति, यही रहती है और 2 खाने बाहर गई हैं, आएगी तो मिल लेना, यही लोग आश्रम का सब कुछ देख रेख करते हैं। अपूर्व और विवान नीति को हेलो बोलते हैं। देवकी जी कहती है, नीति बेटा जाओ इन्हें इनका कमरा दिखा दो। नीति, जी आंटी कहते हुए आगे चली जाती है और उसके पीछे पीछे लक्ष्य, अपूर्व और विवान भी चले जाते हैं। तभी अवनी बाजार से स्कूटी में आश्रम आ जाती है और सीधा रसोई में जाती है। देवकी जी रसोई में ही थी। अवनी को देखकर कहती है, अवनी बेटा अच्छा हुआ तुम आ गई, वो तीनों आ गए हैं, तुम जरा उनके लिए कॉफ़ी बनाकर उनके कमरे में ले जाओ। अवनी, जी आंटी कहते हुए कॉफ़ी बनाने लगती है। नीति पहले अपूर्व को उसका कमरा दिखती है, फिर विवान को, फिर लक्ष्य को। जैसे ही नीति कमरे से जाने को होती है, लक्ष्य नीति से कहता है, सुनो। नीति रुक जाती है। लक्ष्य कहता है, गाड़ी में बच्चों के लिए कुछ सामान है, उसे किसी को निकालने को बोल देना प्लीज़। नीति हाँ कहते हुए जैसे ही जाने को होती है रुक जाती है और कहती है, क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ। लक्ष्य हाँ बिल्कुल कहते हुए स्माइल करने लगता है। मुझे आप तीनों का नाम कहीं सुना सुना सा लग रहा है, क्या आप तीनों का पूरा नाम बता सकते हैं। लक्ष्य नीति के एकदम पास जाकर, लेकिन तुम्हें क्यों जानना है। लक्ष्य के इतने पास होने से नीति की धड़कनें तेज होने लगती है। नीति हकलाते हुए कहती है, वो कुछ कंफर्म करना है मुझे। लक्ष्य नीति के कान के पास जाकर, और वो क्या है। नीति कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ नहीं मैं जाती हूँ कहते हुए दौड़कर वहां से चली जाती है। ये देखकर लक्ष्य हंसते हुए कहता है, सिली गर्ल, और अपना सामान रखने लगता है। अवनी ट्रे में कॉफ़ी लिए पहले अपूर्व के कमरे में जाती है, पर को बाथरूम में था इसलिए अवनी कॉफ़ी टेबल पर रखकर विवान के कमरे में जाती है। विवान जस्ट अपने शर्ट के बटन खोल रहा था, उसने 4 बटन खोल लिए थे। अवनी बिना नॉक किए ही रूम में चली जाती है। विवान डोर की तरफ बैक किए हुए था। जैसे उसे लगता है कि कमरे में कोई आया है तो वो मुड़ता है। अवनी विवान को देखकर आप कह ही रही थी कि उसका पैर विवान के जूते पे जो विवान ने निकाल कर वही रख दी थी उससे थोड़ी टकरा जाती है और लड़खड़ा जाती है। उसे संभालने के लिए विवान जल्दी से उसके पास आता है और उसके कमर को पकड़ लेता है क्योंकि अवनी के हाथों में ट्रे थी। विवान अवनी को तो गिरने से बचा लेता है पर उसके ऊपर गर्म कॉफ़ी गिर जाती है। विवान और अवनी की नज़र एक दूसरे से मिलती है। अवनी की नज़र जैसे ही ट्रे पर जाती है वो डर जाती है।
और जल्दी से ट्रे को टेबल पर रख विवान के सीने को देखती है जो बिल्कुल लाल हो गई थी। अवनी बहुत परेशान हो जाती है। वो जल्दी से विवान का हाथ पकड़कर बाथरूम में ले जाती है और उसका शर्ट निकालने लगती है। वो इतना परेशान हो गई थी कि इसे खुद नहीं पता था कि वो अभी क्या कर रही है। वो जल्दी से विवान का शर्ट निकालकर अलग कर देती है। अभी विवान बिल्कुल शर्टलेस था, उसकी मस्कुलर बॉडी परी तरह से दिख रही थी जो कि अभी पूरी तरह लाल हो चुकी थी। अवनी जल्दी से शावर ऑन कर उसके नीचे विवान को खड़ा कर दे रही है और अपने मुलायम हाथ धीरे धीरे विवान के सीने पे चलने लगती है। विवान किसी को अपनी इतनी फिक्र करते देख उसे अलग ही खुशी मिल रही थी। वो बहुत प्यार से अवनी के हर एक मूवमेंट को देख रहा था। अवनी के ऐसे छूने से उसे अजीब सी फीलिंग आ रही थी। अवनी के बाल कुछ कुछ भीग कर उसके चेहरे पर चिपक गए थे। वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसके आंखों में आंसू आ गए थे जिन्हें देखकर विवान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अवनी जल्दी से विवान के रूम में जाती है और टॉवल लाकर उसके सीने को पोंछती है। फिर ड्रॉ से दवाई लाकर हल्के हाथों से विवान के सीने पर लगाने लगती है। च 5 प्यार की शुरुआत। अवनी धीरे धीरे हल्के हाथों से विवान के सीने पर दवाई लगाने लगती है। विवान को थोड़ी जलन होती है जिसकी वजह से उसके मुंह से हल्की सी आह निकल जाती है। अवनी जब ये सुनती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो हल्का हल्का फूंक मारकर दवाई लगाने लगती है। उसके ऐसे करने से विवान को अजीब से एहसास होने लगते हैं। उसकी बॉडी गर्म होने लगती है। विवान सर नीचे करके अवनी को देखता है तो उसकी नज़रें अवनी के गुलाबी होंठों पर टिक जाती है। उसका गला सूखने लगता है। अवनी दवाई लगाकर विवान से दूर होती है और कहती है, सॉरी ये मेरी वजह से हुआ है, मैं दूसरी कॉफ़ी लेके आती हूँ। कह ही रही थी कि उसकी नज़र विवान के बॉडी पर जाती है और जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। विवान बस देखता रह जाता है। उसके फेस पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। वो बाथरूम से बाहर आकर अपने कपड़े चेंज करता है। ब्लैक पैंट के साथ एक वाइट शर्ट और उसके 2 बटन खुले रहते हैं। तब तक अवनी भी दूसरी कॉफ़ी लेकर आ जाती है और इस बार वो पहले लक्ष्य को कॉफ़ी देती है। फिर विवान के कमरे में जाती है। विवान अपने लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। अवनी उसके पास जाकर टेबल पर कॉफ़ी रख देती है और जैसे ही जाने को होती है तो विवान उसे रोकते हुए कहता है, रुको। अवनी रुक जाती है और पीछे मुड़कर देखती है तो विवान कहता है, ये तो बिल्कुल फीकी है। अवनी कहती है, पर ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो शक्कर अच्छे से डाली थी। विवान कहता है, पता नहीं पर फीकी है। अच्छा लाइए दिखाए। कहते हुए अवनी कॉफ़ी का कप विवान के हाथों से ले लेती है और एक सिप पीकर कहती है, पर ये तो बिल्कुल सही है। विवान अच्छा लाओ दिखाओ तो कहते हुए कप ले लेता है और एक सिप पी लेने के बाद कहता है, हाँ ये तो बहुत मीठी है। कहते हुए पीने लगता है। अवनी कहती है, पर ये तो मेरी झूठी है। विवान कहता है, इसलिए तो इतनी ज़्यादा मीठी है। कहते हुए पीने लगता है। अवनी ये सुनकर नासमझी में कहती है, मेरे पीने से भला कॉफ़ी मीठी कैसे हो सकती है। विवान अवनी के पास आकर कहता है, वो मैं फिर कभी बताऊंगा। ठीक है, और अब आप कैसे हैं, ज़्यादा जल तो नहीं रहा है ना, अवनी पूछती है। जिस पर विवान कहता है, ठीक है, तुमने इतने प्यार से जो दवाई लगाई थी। अवनी, हाँ मैं सबको ऐसे ही दवाई लगाती हूँ। विवान चौंकते हुए, तुमने मेरे अलावा और किसे ऐसे दवाई लगाई है। अवनी, अरे जब भी किसी बच्चे को चोट लगती मैं ऐसे ही दवाई लगाती हूँ प्यार से। विवान राहत की सांस लेते हुए, आए ऐसा है। अवनी, हाँ अब मैं जाती हूँ, मुझे काम है। कहते हुए वहाँ से चली जाती है। विवान अपने दिल पर हाथ रखते हुए, हाय कुछ तो हो रहा है यहाँ। कहते हुए फिर से अपना काम करने लगता है। धक धक करता दिल, धक धक करता दिल, धक धक करता दिल। वही अपूर्व फ्रेश होकर नीचे आता है और किसी को फ़ोन करने लगता है। पंखुड़ी भी स्कूल से आश्रम के बच्चों को साथ लेकर आ चुकी थी। सभी बच्चे बगीचे में खेल रहे थे। लक्ष्य भी बच्चों के साथ एंजॉय कर रहा था। पंखुड़ी और अवनी सबके लिए खाना बना रही थी। देखते ही देखते लंच का टाइम हो जाता है। सभी बच्चे बरामदे में लाइन से बैठ जाते हैं। उनके साथ विवान, अपूर्व और लक्ष्य भी बैठ जाते हैं। उनको नीचे बैठे देख नीति कहती है, अरे आप तीनों नीचे क्यों बैठ रहे हैं, आपके लिए टेबल कुर्सी का इंतजाम कर दिया है। इस पर अपूर्व कहता है, नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, हम बच्चों के साथ ही बैठेंगे, हमारा बचपन भी ऐसे ही गुजरा है। उद्धरण चिन्ह। जिस पर नीति बस हाँ में सर हिला देती है। अवनी और नीति सबको खाना देते हैं। पंखुड़ी अभी भी रसोई में थी। सब खाना खा लेते हैं। अपूर्व, विवान और लक्ष्य किसी काम का कहकर आश्रम से निकल जाते हैं। मनाली के जंगल में एक जगह बहुत सारे बड़े बड़े पत्थरों का जमावड़ा था। वहाँ काले कपड़े पहने कुछ लोग 2 आदमियों को बंदी बनाकर रखे थे। उन दोनों आदमियों के मुंह पर टेप चिपका हुआ था, उनके हाथ बंधे थे। तभी वहाँ 3 लड़के चलते हुए आते हैं, अपूर्व, विवान और लक्ष्य। कूल कूल कूल। लक्ष्य जाकर उन दोनों आदमियों के मुंह से टेप खींचकर निकाल देता है। दोनों आदमी दर्द से कराह उठते हैं। तभी एक आदमी कहता है, अकक, कौन हो तुम। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, तेरे बाप का बाप हूँ मैं। ये आवाज़ अपूर्व की थी।
तभी और एक आवाज आती है, जिस खेल के प्लेयर तुम लोग हो उस खेल के सेलेक्टर्स, मैनेजमेंट डायरेक्टर, कैप्टन सब हम ही लोग हैं, ये विवान ने कहा था। तभी लक्ष्य कहता है, हो गया तुम लोगों का, मुझे भी तो कुछ बोलने दो। कहते हुए कहता है, हम वो हैं जो तुम लोग सोच भी नहीं सकते, अब सोचते रहो कि कौन है हम। कहते हुए हंसने लगता है। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। तभी दोनों आदमी से एक कहता है, तुम्हें पता नहीं है तुमने किस पर हाथ डाला है, हमारे बॉस को पता चलेगा तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। छोड़ेगा तब न जब उसे हमारे बारे में कुछ पता चलेगा। कहते हुए लक्ष्य गन निकालकर उस आदमी के फेस पर घुमाने लगता है। तभी उन दो आदमियों में से दूसरा आदमी कहता है, आखिर तुम लोग चाहते क्या हो। तभी अपूर्व उस आदमी के पास जाकर उसके कॉलर की पकड़ते हुए गुस्से से कहता है, तेरे बॉस की नज़र जिस आश्रम में है वो हमारी है, उस पे जो गंदी नज़र डालेगा उसकी आंखें निकाल लूंगा मैं। ये बात अच्छे से समझा देना अपने बॉस को, और मैं सिर्फ कहता ही नहीं अपनी बातें पूरी भी करता हूँ। अपूर्व का गुस्सा देखकर वो आदमी डर जाता है। तभी लक्ष्य कहता है, अरे यार छोड़ उसे, देख उसकी पैंट गीली हो गई न, कुछ और देर तू उसे ऐसे पकड़े रहेगा तो पता नहीं और क्या कर दे ये। तभी अपूर्व उस आदमी को छोड़ देता है। तभी विवान उन आदमियों के पास जाकर कहता है, जो भी हमारे सामने आता है जिंदा नहीं जाता, पर तुम दोनों की किस्मत अच्छी है कि आज हमारा मूड नहीं है किसी को ऊपर पहुंचाने का। अपने बॉस के पास जाओ और उसे कहो कि उसके बाप वापस आ चुके हैं। शेर जब तक जंगल में नहीं होता हर जानवर खुद को जंगल का राजा समझने लगता है, लेकिन अब जंगल में राजा आ चुका है, वो खुद को राजा समझने की गलती ना करे। कहते हुए अपने आदमियों को इशारा करता है। कुछ आदमी उन दोनों आदमियों को वहां से के जाते हैं। तभी लक्ष्य कहता है, चलो जल्दी आश्रम चले हैं, सब हमारा वेट कर रहे होंगे। तभी विवान कहता है, हाँ लक्ष्य तू सही कह रहा है, चलो। तभी अपूर्व कहता है, सब या नीति और अवनी। तो लक्ष्य और विवान उसे आंखें फाड़े देखने लगते हैं। तभी अपूर्व कहता है, ऐसे मत देखो, मैंने कहा था ना मेरी आंखें और कान हमेशा खुली रहती है, मुझे सब पता रहता है। तभी लक्ष्य सीरियस होते हुए कहता है, नीति मुझसे हम तीनों का पूरा नाम पूछ रही थी, मुझे लगता है उसे हमारे बारे में कुछ पता है पर उसे हमारा पूरा नाम पता नहीं है। विवान कहता है, उसे हमारे बारे पता नहीं चलना चाहिए। अपूर्व कहता है, हाँ फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं, हम जब तक अपनी सच्चाई छुपा सकते हैं छुपाएंगे, अगर कभी उन्हें पता चल गया तो तब को तब देखेंगे। तीनों उस जंगल से निकाल जाते हैं आश्रम की तरफ। अंडरस्को आखिर कौन है ये तीनों, इनकी असली पहचान क्या है, आप सबको क्या लगता है। CH6 अवनी और विवान तीनों जंगल से आश्रम की तरफ निकल जाते हैं। अब आगे तीनों आश्रम पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो गार्डन में जाते हैं लक्ष्य की नज़र नीति पे जाती है। शाम हो गई थी, सारे बच्चे गार्डन में खेल रहे थे, बच्चों के साथ नीति भी खेल रही थी। बड़े बच्चे अलग खेल रहे थे, कुछ छोटे बच्चे अलग खेल रहे थे। लक्ष्य वही गार्डन में रखे चेयर पर बैठकर नीति को देखने लगता है। विवान की नज़र अवनी को ढूंढ रही थी। तभी विवान को कुछ दूर बरामदे पर अवनी सब्जी काटती हुई नजर आती है, तो विवान अपने कदम अवनी की तरफ बढ़ा देता है। अपूर्व उन दोनों को देखकर सोचता है, लगता है इन दोनों को लाइफ सेट हो गई, अब मेरी वाली कहाँ होगी। सोचते हुए आश्रम से अंदर चला जाता है। नीति को जब खुद पर किसी की नज़रों की तपिश महसूस होती है तो वो इधर उधर देखने लगती है। तभी उसकी थोड़ी दूर बैठे लक्ष्य पर जाती है जो उसे ही देख रहा था। तभी नीति को कुछ सूझता है और वो बॉल को पैर से किक करती है, बॉल सीधा जाकर लक्ष्य के फेस पर लगती है। ये देखकर सब बच्चे और नीति जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी लक्ष्य अपने होश में आता है और सबको देखने लगता है। फिर वो उस बॉल को हाथ में लेकर नीति की तरफ फेंकता है, जिसे नीति कैच कर लेती है और अपना थम्स डाउन का चिन्ह इशारा करती है और हंसने लगती है। लक्ष्य नीति के पास जाता है और उसके हाथ से खींचकर बॉल अपनी हाथों में ले लेता है और नीति की आंखों में देखने लगता है। नीति एकदम चुप हो जाती है, उसकी धड़कनें जोरों से धड़कने लगती है। लक्ष्य नीति के गाल पर बाइट कर लेता है, जिससे नीति की आह निकल जाती है और वो घुरकर लक्ष्य को देखने लगती है। लक्ष्य नीति को देखते हुए ही कहता है, अब हंस के दिखाओ, इस बार हंसोगी ना तो कहीं और बाइट करूंगा। कहते हुए नीति के लिप्स को देखने लगता है। जब नीति लक्ष्य के नज़रों का पीछा करती है तो पाती है कि उसकी नज़र उसके लिप्स पर है, तो नीति गुस्से से कहती है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जिस पर लक्ष्य शरारती मुस्कान लिए कहता है, पहले पकड़ के तो दिखाओ। कहते हुए वहां से भाग जाता है, उसके पीछे नीति भागने लगती है। बच्चे उसकी खेल समझकर नीति के पीछे लाइन से भागने लगते हैं। वो सभी पूरे गार्डन में भागने लगते हैं। ये सब अपूर्व अपने कमरे की खिड़की से देख रहा था, उसके फेस पर भी स्माइल आ जाती है। पंखुड़ी जो सबके लिए खाना बना रही थी, जब उसके कानों में बच्चों की शोर सुनाई देती है तो वो हाथ में करची लिए ही बाहर आ जाती है। उसका दुपट्टा कमर में बंधा हुआ था, उसके माथे पे कुछ आटे लगी हुई थी, उसके कुछ लत दोनों साइड से गाल को छू रहे थे और बाल की चोटी बनी हुई थी। जब वो बाहर आती है तो देखती है सब भाग रहे गार्डन में। ये देखकर पंखुड़ी जोर से नीति का नाम लेती है। नीति, उद्धरण चिन्ह। जैसे ही पंखुड़ी नाम लेती है सब रुक जाते हैं। पंखुड़ी नीति के पास आकर कहती है,
ये क्या कर रही हो तुम नीति, तुम्हें बच्चों का ध्यान रखने के लिए कहा था ना, बच्चे ऐसे भाग रहे हैं, कोई गिर वीर जाते तो तुम्हें ध्यान देना चाहिए ना, लेकिन तुम तो। पंखुली इतना बोली ही थी कि लक्ष्य आगे आते हुए कहता है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, ये सब मेरी वजह ऐसे भाग रहे थे, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। पंखुली एक नज़र लक्ष्य को देखती है, आप कौन कहती है। लक्ष्य कहता है, वो हम मुंबई से आए हैं, मेरा नाम लक्ष्य है। ये सुनते ही पंखुली कहती है, देखिए मुझे किसी चीज़ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जब तक बच्चे सही सलामत है, बड़े बच्चे तो समझ जाते हैं पर ये सभी छोटे हैं इसलिए डरती हूँ। जिस पर क्यूट सा फेस बनाकर कहता है, सॉरी, जिसे देखकर पंखुली के फेस पर स्माइल आ जाती है। उस टाइम लक्ष्य उसे बहुत क्यूट लगता है। पंखुली अपने हाथ से लक्ष्य के बाल बिगाड़ते हुए कहती है, कोई बात नहीं। पंखुली के ऐसे करने पर लक्ष्य को कुछ समझ नहीं आता पर उसे अच्छा लगता है और वो प्यारी सी स्माइल कर देता है। नीति पंखुली के पास आकर सर नीचे किए हुए कहती है, सॉरी पंखुली, मेरा ध्यान ही नहीं गया कि बच्चे भी पीछे हैं। पंखुली, आगे से ध्यान रखना, कहते हुए बच्चों को देखती है जो सर नीचे किए हुए थे। पंखुली सबसे कहती है, दीदी ने आप सबको मना किया था ना दौड़ भाग करने के लिए, भूल गए आप सब। ये सुनकर सब पंखुली के पास आकर कहते हैं, सोली दी। ये सुनकर पंखुली के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। पंखुली, ठीक है, आगे से ध्यान रखना, कहते हुए वापस किचन में चली जाती है। ये सब अपूर्व देख रहा था। पंखुली उस साइड बैक की थी इसलिए अपूर्व पंखुली का चेहरा नहीं देख पाया था। विवान जो कब से अवनी के सामने बैठा अवनी को देखे जा रहा था। अवनी का ध्यान सब्जी काटने पर था। वो सब्जी काटते हुए ही कहती है, अच्छा हमने ती अभी तक आपका नाम भी नहीं पता। विवान, मेरा नाम विवान है। विवान स्माइल करते हुए कहता है। अवनी, और आप करते क्या है। विवान, बिजनेस। अवनी, आप यहाँ क्यों आए हैं। विवान, बिजनेस के काम से। अवनी की तरफ देखते हुए ही कहता है। अवनी, तो आप इस आश्रम में क्यों रुके हैं, आपको तो सिटी अंदर होटल में रहना चाहिए था ना। विवान की तरफ देखते हुए कहती है। विवान, वो हम तीनों यहाँ ही रहते थे पहले, 10 साल पहले हम लोग यहाँ से चले गए थे तो सोचा पुरानी यादें ताज़ा कर लें, इसलिए यहाँ रुकने आ गए। विवान सरलता से जवाब देता है। अवनी, मतलब आप लोगों का भी हमारी तरह कोई नहीं है। अवनी उदास होकर कहती है। जिस पर विवान कहता है, कैसे कोई नहीं है, तुम्हें पता है हर स्टेट में हमारा एक ऐसा आश्रम है और एक ओल्ड होम भी है, और उसमें रहने वाले सब हमारे ही तो हैं, क्या यहाँ सब रहने वाले तुम्हारे कोई नहीं हैं। अवनी ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं, यहाँ जितने लोग भी सब मेरे अपने ही हैं, मैं सबसे बहुत प्यार करती हूँ। जिस पर विवान कहता है, तो फिर तुम अकेली कैसी हुई। जिस पर अवनी स्माइल करते हुए कहती है, हाँ आप सही कह रहे हैं, इसका मतलब हम सब आपके आश्रम में रहते हैं तो हम सब भी आपके हुए। विवान स्माइल करते हुए कहता है, हाँ सब हमारे हैं, और धीरे से कहता है, और तुम सिर्फ मेरी हो। अवनी सारी सब्जियां लेकर अंदर चली जाती है। कुछ देर में खाना रेडी हो जाता है और सब बच्चे खाना खाकर सोने चले जाते हैं। अवनी, पंखुली, नीति सब काम खत्म कर बच्चों से पास जाते हैं। अपूर्व, विवान और लक्ष्य गार्डन में बैठे बातें करने लगते हैं। अपूर्व कहता है, मुझे लगता है वो इतनी आसानी से तो चुप नहीं बैठेगा, कल कुछ न कुछ जरूर करेगा। विवान, हाँ हमें हर सिचुएशन के लिए पहले से तैयार रहना होगा। विवान सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहता है। ऐसे ही तीनों कल के लिए कुछ प्लानिंग करने लगते हैं। अंडरस्कोर च7 ग्लोरी। गार्डन में बैठे तीनों बात कर ही रहे होते हैं कि उन्हें किसी की गाने की आवाज़ सुनाई देती है और तीनों का ध्यान उस तरफ चला जाता है। जब वो लोग ध्यान से सुनते हैं तो ये आवाज़ आश्रम के अंदर से ही आ रही होती है। हम हम, आजा निंदिया रानी आजा। दूर सितारों से, आजा निंदिया रानी आजा। दूर सितारों से। आवाज का पीछा करते करते तीनों बच्चों के कमरे तक पहुंच जाते हैं और दरवाजे पे खड़े होकर देखने लगते हैं। अवनी सभी बच्चों को उनका ब्लैंकेट उड़ा रही होती है। नीति एक बड़े से बेड पे 3-4 बच्चों के साथ लेती थी और उनका सर सहला रही थी, और पंखुली खिड़की की तरफ ऊपर आसमान को देख के अभी बच्चों को लोरी सुना रही होती है। पंखुली बच्चों की तरफ मुड़ के उनकी तरफ जाते हुए आगे गाने लगती है। नन्हे नन्हे सपने ले आ, दूर नजरों से आ, बस जा मेरी गुड़िया की नन्ही सी आंखों में। गाते हुए पंखुली एक छोटी सी बच्ची के सिर पर हाथ फेरती है। बच्ची स्माइल करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है, पर अपूर्व की नज़र जब पंखुली पे जाती है तो वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। उसे सुबह की बात याद आ जाती है जब पंखुली उन बदमाशों को मार रही थी, और को पंखुली को देखने लगता है। आजा निंदिया रानी आजा, दूर सितारों से, हम। लक्ष्य रूम के अंदर आ जाता है और जिस बेड में नीति 2-3 बच्चों के साथ लेटी थी वो काफ़ी बड़ा था, उसमें दूसरे साइड काफ़ी जगह था, तो वो आकर वहां लेट जाता है और बच्चे का सर सहलाने लगता है। नीति उसे कुछ नहीं कहती। अवनी एक ब्लैंकेट आकर लक्ष्य को कमर तक कवर कर देती है और वहां से दूसरी साइड चली जाती है। पंखुली सभी बच्चों के सर पे प्यार से हाथ फेरती जाती है और गाती है, वादा है मेरा कि आंचल में गुड़िया को आएगी खुशबू तेरी, तेरी जगह तो ना ले पाऊंगी फिर भी दूंगी मैं ममता तेरी।
हर रात लोरी यही गुनगुनाऊंगी। सो जा सो जा सो जा, आजा बस जा मेरी गुड़िया रानी की नन्ही सी आंखों में। विवान भी रूम में आ जाता है और देखता है एक बेड खाली है तो उसमें जाकर सो जाता है। उसमें अवनी सोने वाली थी पर वो कुछ नहीं कहती और एक ब्लैंकेट लाकर उसे भी कवर कर देती है। विवान प्यार से अवनी को देखता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। अपूर्व का पूरा ध्यान पंखुड़ी पे था, इसलिए उसे पता नहीं चला कि उसके आसपास विवान और लक्ष्य नहीं है। आजा निंदिया रानी आजा, दूर सितारों से पंखुड़ी की नज़र जब लक्ष्य पर जाती है तो वो उसके पास जाती है और प्यार से उसके सर और हाथ फेरती है, जिससे लक्ष्य को बहुत सुकून मिलता है। उसके फेस पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है। फिर नीति के पास जाकर उसके सर पे भी प्यार से हाथ फेरती है। अवनी भी आज छोटी से बच्ची को अपनी बाहों में भर के उसके पास सो जाती है। जो विवान जब ये देखता है जी अवनी उसके पास वाले बेड पर सोई है तो वो खुश हो जाता है और अवनी को देखते देखते ही उसकी भी आंखें बंद होने लगती है। आजा सितारों की दुनिया से आजा की तेरी कमी है यहाँ। नन्हे से हाथों को फैलाए गुड़िया तुझी को पुकारे सदा। निदिया रानी बनके गुड़िया को लोरी सुना जा। आजा आजा आजा, आ बस जा मेरी गुड़िया के नन्ही सी आंखों में। पंखुड़ी देखती है सब सो चुके हैं। पंखुड़ी बंद कर सबका ब्लैंकेट अच्छे से कवर करती है। आजा निदिया रानी आजा, दूर सितारों से नन्हे नन्हे सपने लेकर दूर नजरों से। हम महू हम महू हम पंखुड़ी लाइट ऑफ कर डिम लाइट ऑन करके रूम से बाहर आ जाती है और दरवाजा को हल्का सा बंद कर देती है और जैसे ही मुड़ने को होती है अपूर्व से टकरा जाती है, क्योंकि अपूर्व अभी भी दरवाजे के बाहर ही खड़ा था। पंखुड़ी डर से अपनी आंखें जोर बंद कर लेती है और अपने होंठों को अपने दांतों से दबा लेती है और गिरने से बचने से के लिए अपूर्व की शर्ट को कसकर पकड़ लेती है। अपूर्व भी उसे बचाने के लिए उसे अपनी बाहों में जकड़ लेता है। कुछ देर तक पंखुड़ी के चेहरे को देखता है, डरी सहमी बहुत ही मासूम। उसे देखकर अपूर्व के फेस पर स्माइल आ जाती है। पंखुड़ी को जब लगता है कि वो गिरी नहीं है तो वो अपनी आंखें खोलती है और उसकी नज़र सीधे अपूर्व के काली गहरी आंखों से मिलती है। वो बस उसी में देखने लगती है। अपूर्व भी पंखुड़ी की आंखों जैसे डूबता चला जाता है। तभी उन्हें किसी के आने की आहट सुनाई देती है, तो वो दोनों झट से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। तभी वहां देवकी जी आती हैं और दोनों को देखकर कहती हैं, अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? पंखुड़ी कहती है, कुछ नहीं आंटी, वो तो बस जा ही रही थी कि इनसे टकरा गई थी। देवकी जी, हाँ जाओ बेटा, खिड़की दरवाजा बंद कर दो। पंखुड़ी, जी आंटी, कहते हुए वहां से चली जाती है। अपूर्व पंखुड़ी को देखता रहता है। तभी देवकी जी कहते हैं, बड़ी प्यारी बच्ची है ये तीनों, हमेशा खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचती हैं। इतनी कम उम्र ही बहुत समझदार और सूझबूझ है इनमें, तभी तो पूरा आश्रम संभाला हुआ है। पता नहीं ये तीनों ना होती तो क्या होता इस आश्रम का। अपूर्व कहता है, देवकी माँ, क्या इनका कोई नहीं है? देवकी जी कहती है, जब ये लोग यहाँ आए पंखुड़ी का एक भाई था, वो पंखुड़ी से 2 साल बड़ा था, लेकिन इस आश्रम से ऐसी विपत्ति आई कि उसे अपनी जान खोनी पड़ी। मुझे तो अभी वो वक्त जब याद आता है तो मेरी रूह कांप जाती है। बहुत ही मुश्किल से संभाला से इसने खुद को, बहुत ही स्ट्रोंग बच्ची है, अब तो पूरे आश्रम को संभालती है। कहते हुए उनकी आंखें नम हो जाती है। अपूर्व बात बदलते हुए कहता है, देवकी माँ, आप जिस काम से गई थी वो हुआ कि नहीं? देवकी जी अपनी आंखें पूछते हुए, हाँ बेटा, वो मैं सब सामान वृद्धा आश्रम से छोड़ आई हूँ, अब तुम जाओ, काफी रात हो गई है, मैं भी जाती हूँ सोने, कहते हुए चली जाती हैं। अपूर्व कुछ सोचते हुए अपनी रूम की तरफ बढ़ जाता है और जाकर शावर लेता है। फिर आकर अपने बेड पर लेट जाता है और पंखुड़ी के बारे में सोचने लगता है और सोचते सोचते ही सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब विवान की नींद खुलती है तो वो अपने सामने अवनी को सोते हुए देखता है, जो बहुत ही प्यारी और मासूम लग रही थी। विवान उसे देखने लगता है, तभी उसे कुछ याद आता है और उठकर रूम से बाहर आ जाता है और सीधा अपूर्व के कमरे की तरफ चला जाता है। सुबह के 10 बजे सब उठ गए थे। नाश्ता करके पंखुड़ी बच्चों के साथ स्कूल के लिए चली जाती है। अपूर्व, विवान और लक्ष्य भी आश्रम से निकल जाते हैं। गाड़ी में अपूर्व कहता है, पक्की खबर है न कि वो लोग इसी रास्ते से आएंगे? विवान कहता है, हाँ पक्का है, वो लोग इसी रास्ते से आने वाले हैं। पर विवान थोड़ा शांत भाव में कहता है। अपूर्व, पर क्या? पर वो 20-30 होंगे कल, जो हमने उन दिनों आदमियों से कहा, उसके बाद उसने हमें खत्म करने और आश्रम में तोड़फोड़ करने के लिए भेज रहा है। विवान फिर शांत भाव से कहता है। ये बात सुनते ही गाड़ी में कुछ पल के लिए शांति छा जाती है। फिर अपूर्व और लक्ष्य एक दूसरे की देखकर जोर से हंसने लगते हैं। अपूर्व कहता है, ये तो बड़ी अच्छी खबर है, एक ही बार में उसके 30 आदमी खल्लास। फिर लक्ष्य कहता है, देखो मैं पहले ही बता दे रहा हूं, तुम दोनों मुझे भी कुछ करने का मौका देना, तुम दोनों मेरे लिए कुछ छोड़ते ही नहीं हो। हाँ हाँ, इस बार तू अकेले ही कर लेना सब कुछ, विवान कहता है। तभी अपूर्व एक झटके में गाड़ी रोक देता है। विवान, क्या हुआ, तूने ऐसे गाड़ी क्यों रोकी? अपूर्व सामने की तरफ देखते हुए कहता है, सामने देखो। लक्ष्य और विवान सामने देखते हैं। सामने का नज़ारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अंडरस्को CH8, ये सच है या सपना? लक्ष्य कहता है, देखो मैं पहले ही बता दे रहा हूं, तुम दोनों मुझे भी कुछ करने का मौका देना, तुम दोनों मेरे लिए कुछ छोड़ते ही नहीं हो।
हाँ हाँ, इस बार तू अकेले ही कर लेना सब कुछ, विवान कहता है। तभी अपूर्व एक झटके में गाड़ी रोक देता है। विवान, क्या हुआ, तूने ऐसे गाड़ी क्यों रोकी? अपूर्व सामने की तरफ देखते हुए कहता है, सामने देखो। लक्ष्य और विवान सामने देखते हैं। सामने का नज़ारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अब आगे तीनों देखते हैं कि सामने थोड़ी दूरी पर 4-5 गाड़ियां खड़ी हुई है और कुछ लोग गाड़ी के बाहर खड़े हैं। उन गाड़ियों के सामने एक जीप खड़ी हुई थी। शायद इन दोनों में कोई बातचीत हो रही थी जो इन तीनों को सुनाई नहीं दे रही थी। और इस साइड कौन खड़ा हुआ था वो दिख नहीं रहा था। रास्ते में बस आज ही गाड़ी जा सकती थी। रास्ते के दोनों साइड घने जंगल थे, पर वहां वो गाड़ियां रुकी थी, वहां पर जगह चौड़ी थी। ये देखकर लक्ष्य कहता है, ये क्या हो रहा है यार, और वो आदमी कौन है? इस पर अपूर्व कहता है, जो दूरबीन से सामने का नज़ारा देख रहा था, ये सब उसी के आदमी है, पर ये सामने कौन खड़ा है उनके ये समझ नहीं आ रहा है। विवान कहता है, चलो पास जाकर देखते हैं। लक्ष्य, अरे ऐसे कैसे पास चले जाएं वहां का कुछ जाने बिना? विवान, अपना दिमाग ज़्यादा मत चला और वो कर जो मैं बोल रहा हूँ। लक्ष्य, क्या करूँ? विवान, उसे निकाल और छोड़ दे। लक्ष्य, और कभी करता हूँ, कहते हुए गाड़ी के पीछे कुछ ढूंढने लगता है, पर वो चीज़ उसे नहीं मिलती। लक्ष्य विवान से कहता है, अरे ये वो तो मुझे मिल ही नहीं रही। ये कहते हुए उसकी नज़र अपूर्व पे जाती है, जो अपने हाथ में टैबलेट लिए उसे एकटक देख रहा था और उसके कान में हेडफोन लगे हुए थे और उसके चेहरे की हवाएं उड़ी हुई थी। उसे देखकर लक्ष्य कहता है, इसे क्या हुआ, इसके चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं, और ये क्या, ये इसने कब सेट कर लिया? कहते हुए अपूर्व के पास बैठ जाता है। विवान भी कब अपूर्व को देखता है तो उसे कुछ ठीक नहीं लगता। विवान और लक्ष्य अपूर्व के हाथ से टैबलेट ले लेते हैं और साथ में देखने लगते हैं। टैबलेट वहां का नज़ारा दिख रहा था जहां वो सब आदमी खड़े थे। अपूर्व ने एक छोटा सा चिड़िया के जैसे एक ड्रोन कैमरा छोड़ा था जो वहां ऊपर घूम रहा था। वहां का सब कुछ लाइव दिख रहा था। वहां तकरीबन 50 आदमी थे जिनके पास हथियार भी थे। वो दोनों देख ही रहे होते हैं कि तभी उसे सामने की गाड़ी पर तीनों लोग दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर लक्ष्य और विवान के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। लक्ष्य, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। विवान, हाँ यार जरूर, इस कैमरे में कोई प्रॉब्लम है। अपूर्व कहता है, ये तीनों तो हम लोग जब निकल आश्रम में थे ना, फिर यहाँ कैसे और कब आ गए? लक्ष्य, अरे ये फूल सी बच्चियां इंसानों के सामने क्या कह रही हैं, चलो यार चलते हैं उनके पास, पता नहीं ये उनका कर दें। विवान, हाँ यार, मेरी अवनी तो कितनी भोली है, को डर रही होगी। अपूर्व उन दिनों की बातें सुनकर कहता है, बकवास बंद करो अपनी और अच्छे से देखो, उन्हें देखकर लग रहा है क्या कि वो लोग डर रहे हैं। लक्ष्य और एक बार टैबलेट में देखते हुए, अरे नहीं यार, पर ये हो क्या रहा है, मैं पागल हो जाऊंगा सोच सोच के। ये सब बातें कर रहे होते हैं कि विवान हेडफोन निकाल देता है। अब तीनों वहां की आवाज़ सुन सकते थे। तीनों ने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे, ब्लैक शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक शूज। देखने में तीनों सुपर वुमन लग रही थी। बाल का पोनीटेल बनाया हुआ था। पंखुड़ी जीप के बोनट पर बैठी हुई थी, एक हाथ अपने घुटने पर टिकाए। नीति और अवनी नीचे खड़े हुए थे, अपने दोनों हाथ बांधे गाड़ी के बोनट से टिककर, और सामने वाले आदमी उन्हें घूर रहे थे। तभी उनमें से एक आदमी आगे आते हुए कहता है, शायद ये आदमी उनका लीडर था। अबे आए लड़कियों, तुम तीनों को अपनी जान प्यारी है तो जल्दी से फूटने का यहाँ से, अब उनके पास टाइम नहीं है। तभी पंखुड़ी कहती है, अबे ये टपोरी इतना भड़क काहे को रहा है बे, जब आप उनका मन करेगा आपुन चला जाएगा इधर से। इस पर उन आदमियों में से एक आदमी कहता है, ये तो अपुन के जैसे बात कर रुएली है भाई। तभी लीडर गुस्से से सामने देखते हुए कहता है, ये अपुन की खोपड़ी गरम मत कर समझी ने, तू जल्दी 2 मिनट देता है, मैं तेरे को 2 मिनट में गायब होने का यहाँ से, नहीं तो तुम तीनों को मैं छोड़ेगा नहीं मैं। इस पर पंखुड़ी गाड़ी के बोनट से नीचे उतरते हुए कहती है, चले बे, ये धमकी तू किसी और को देना, मुझे नहीं, तेरे जैसे बहुत देखे हैं और उनको कुटा भी है अच्छे से, समझा क्या? एक दूसरा आदमी कहता है, ए छोकरी लोग, तुम जानते नहीं हो किससे पंगा ले रहे हो। तभी अवनी कहती है, जानते हैं तुझे भी और तेरे बाप को भी बहुत अच्छी तरह से, और हमें तुमसे नहीं तुम्हारे बॉस से मिलना है, जाओ उसे भेजो, उनके अटुओं से हमें बात नहीं करनी। तभी एक आदमी अपने लीडर से कहता है, भाई माल बहुत कड़क है, क्यों ना थोड़ा खेल लिया जाए। ये सुनकर नीति कहती है, ये तूने सही कहा, माल तो बहुत कड़क है हम, और बहुत जल्द इसका प्रूफ भी होगा तेरे सामने, थोड़ा वेट कर ले बेटा। लीडर कहता है, बस बहुत हो गया, बहुत बोल लिया तुम लोगों से और बहुत सुन लिया मैंने, अब तीनों को सीधा ऊपर पहुंचाएगा मैं। अवनी बड़े एटीट्यूड से कहती है, आए हेलो, ये कोई चटनी बनाने जितना आसान काम नहीं है, तेरी ऊपर की टिकट तो आज हमारे हाथों कटने वाली है, और तेरे उन चमचों की भी। ये सब लक्ष्य, विवान और अपूर्व देख रहे थे और तीनों शौक में थे। नहीं, मेरी नीति तो बच्ची थी, ये कैसे हो गया, मैं कोई सपना देख रहा हूँ क्या? विवान कहता है, हाँ, और मेरी अवनी तो बहुत ही भोली थी, वो ऐसे कैसे, कहते हुए रोनी सी शकल बना लेते हैं। अपूर्व दोनों को जोर जोर से काट देता है और कहता है, अब यकीन हो गया ना दोनों को?
इस पर विवान और लक्ष्य अपने हाथों को सहलाते हुए अपना सर हिलाने लगते हैं। अपूर्व कहता है, देखने वाली बात यह है कि अब तीनों इन सबसे लड़ते कैसे हैं। इस पर विवान और लक्ष्य एक दूसरे को देखने लगते हैं। अंडरस्को CH9 शॉक्ड अपूर्व दोनों को जोर जोर से काट देता है और कहता है, अब यकीन हो गया ना दोनों को। इस पर विवान और लक्ष्य अपने हाथों को सहलाते हुए अपना सर हिलाने लगते हैं। अपूर्व कहता है, देखने वाली बात यह है कि अब तीनों इन सबसे लड़ते कैसे हैं। इस पर विवान और लक्ष्य एक दूसरे को देखने लगते हैं। डॉट 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 अल्पविराम डॉट 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 डॉट। अब आगे विवान और लक्ष्य एक दूसरे को देखने लगते हैं। उसने बहुत टेंशन ही रही थी उन तीनों की, लेकिन अपूर्व बिल्कुल रिलैक्स लग रहा था। उस देखकर लक्ष्य कहता है, तो इतना रिलैक्स क्यों लग रहा है, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, मैं जाता हूँ उनकी हेल्प करने। कहते हुए जैसे अपनी सीट से खड़ा होने लगता है, गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर तीनों का दिल बैठ सा जाता है। तभी उन तीनों की नज़र टैबलेट पर जाती है। जैसे ही वो देखते हैं तीनों शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि अवनी ने एक आदमी पर गोली चला दी थी। ये देखकर विवान बुद्ध बना बस टैबलेट की घुरे जा रहा था। अपूर्व कहता है, क्या इन तीनों के पास गन भी है। लक्ष्य अपने सीने पर हाथ रखकर कहता है, लगता है आज मुझे हार्ट अटैक ही आ जाएगा, इतने झटके मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं आगे क्या क्या शौकन देखना पड़ेगा। विवान कहता है, ये मेरी अवनी है क्या, इसने तो एक बार भी नहीं सोचा और गोली चला दी, कितनी डेयरिंग है ये। फिर तीनों टैबलेट में देखने लगते हैं। दरअसल वो आदमी उनकी तरफ छुपकर गन पॉइंट किए हुए था, इसलिए अवनी ने उस पर गोली चलाई थी। गोली चलाने के बाद अवनी गन की अपने पीछे रखते हुए कहती है, छुप के वार करने वाले मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कहते हुए जीप से टिककर खड़ी हो जाती है। ये देखकर उस लीडर की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और वो अपनी सभी आदमियों को कहता है, बहुत उड़ रही हो ना तुम तीनों, ए जाओ इनका शिकार करो। ये सुनकर सारे आदमी ललचाई नजरों से अवनी, पूर्वी और नीति को देखने लगते हैं। ये देखकर पंखुड़ी कहती है, अबे क्या है बे, तेरे समझ में नहीं आता क्या, मुझे ये खून खराब पसंद नहीं है, लास्ट बार बोल रही हूँ, फुट ले यहाँ से नहीं तो जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। ये सुनते ही वो आदमी कहता है, देख क्या रहे हो सालों, जाओ तीनों को पकड़कर मेरे पास लाओ, बड़ा मजा आएगा आज तो, 3-3 फ्रेश माल के मजे लूंगा और फिर इनके लाश को आश्रम के सामने टांग दूंगा, ताकि आगे कोई मुझसे उलझने से पहले 1000 बार सोचे। कहते हुए पंखुड़ी को हंसते हुए देखने लगता है। ये सब सुनकर लक्ष्य, विवान और अपूर्व का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था, पर जैसे तैसे इन्होंने खुद को कंट्रोल किया हुआ था। अपूर्व को भी टेंशन होने लगी थी, क्योंकि सभी आदमियों से तीनों का लड़ पाना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। इस बार अपूर्व सांझ गन लेकर जैसे ही गाड़ी से उतरता है, बहुत सारी गोलियां चलने लगती हैं। गोलियों की आवाज़ सुनकर अपूर्व वही जमसा जाता है कि तभी लक्ष्य अपूर्व का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और विवान के हाथों से टैबलेट लेकर अपूर्व को देखने का इशारा किया। अपूर्व की नज़र जैसे ही टैबलेट की स्क्रीन पर गई, वो शॉक्ड हो गया, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। यही हाल विवान और लक्ष्य का भी था। सारे गुंडे जमीन पर पड़े थे, कुछ का टिकट कट चुका था तो कुछ करा रहे थे। वहां की जमीन धीरे धीरे पीली से लाल होने लगी थी। पंखुड़ी, अवनी और नीति ने उन सब पे गोलियां चलाई थी, सिवाय लीडर को छोड़कर। तीनों के हाथों में बंदूक थी और तीनों बंदूक ताने लीडर के सामने खड़े थे। ये देखकर लीडर थर थर कांपने लगता है और डर के मारे पसीने से लथपथ हो चुका था। पंखुड़ी और अवनी बंदूकें गाड़ी के बोनट के ऊपर रखकर एक जंप के साथ बड़ी स्टाइल से गाड़ी के बोनट पर बैठ जाती हैं। तभी पंखुड़ी कहती है, सुन बे घोंचू, तेरे उस बाप को बोलना अब उसके दिन गए, उसको समझ में नहीं आता क्या बे, इतनी बार उसके आदमी लोगों को मैं भेज चुकी है उसके पास, अपने और कितने आदमी को ऊपर भेजना चाहता है वो, उसे बोलना इस बार वो अपने टट्टुओं को ना भेजे खुदाए, मुझे उसी का इंतजार है। नीति अपनी गन लेकर उस लीडर के पास पहुंच जाती है। लीडर डर के मारे सीधा नीति के पैरों को पकड़ लेता है और कांपती हुई आवाज में कहता है, मम मुझे छोड़ दो प्लीज। नीति एक झटके में अपने पैर को झटका कर उससे छुड़ा लेती है और कहती है, जब अपनी मौत सामने देखी तो नानी याद आ गई, तुम लोग सब किसी को मारते हो तो सोचते हो वो लोग भी इसी तरह गिड़गिड़ाते होंगे ना तुम्हारे सामने, पर तुम्हें तो दया नहीं आती अनपर। उस आदमी के चक्कर काटते हुए नीति बंदूक की अपने एक हाथ से दूसरे हाथ में फेंकते हुए कहती है,
क्या ने छछूंदर तेरे को जिंदा इसलिए छोड़ा है ताकि तू अपनी पलटन की गाड़ी में लेकर अपने बॉस के जाए, और याद रहे यहाँ एक भी निशान नहीं छूटना चाहिए, नहीं तो तेरा नामो निशान मिट जाएगा इस धरती से। ये बात अपनी खोपड़ी में बिठा ले। अपने इस बाप को बोल देना अब उसके दिन गए, उसके पाप का घड़ा अब भर चुका है, ऊपर जाने को रेडी रहे। और हाँ, इन सब कचरों की उठा और गाड़ी में डाल, ये गिफ्ट हमारी तरफ से तुम्हारे बाप के लिए। अवनी एक बनावटी हंसी लिए कहती है। लीडर डर के मारे बस अपनी सर हिलाए जा रहा था। ये सब देखकर शायद तेरे बाप को कुछ याद आ जाए, पंखुड़ी बिना किसी एक्सप्रेशन के कहती है, और गाड़ी के बोनट से उतरकर बंदूक लेकर सीधा ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है। ये सब अपूर्व, विवान और लक्ष्य देख रहे थे। इन तीनों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे काफी ट्रेनिंग दी गई है, इतना सटीक निशाना तो कोई वेल ट्रेनर ही दे सकता है। अपूर्व सामने की ओर देखते हुए कहता है। इनको मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचा, और उनकी आंखों में तो किसी बात का डर भी नहीं दिख रहा। इनकी आंखों में बस जुनून और बदले की आग ही दिख रही है, पर इनकी दुश्मनी उससे किस बात की हो सकती है। विवान कुछ सोचते हुए कहता है। लक्ष्य, यार हमें तो लगा था हमारी वाली भोली भाली प्यारी बच्चियां हैं, पर ये तो ब्लैक गैंग निकली यार। अपूर्व लक्ष्य को घूरने लगता है तो लक्ष्य कहता है, वो गुलाबी गैंग था ना, वैसे ही ये ब्लैक गैंग, कहते हुए अपने दांत दिखा देता है। पर ये तीनों तो बचपन से ही आश्रम में रहती है, फिर ट्रेनिंग कहाँ और कब ली होगी, और इनका एटीट्यूड, इसका अंदाज, इनकी गन चलाने की स्किल देखकर तो लगता है जैसे इन्हें काफी ट्रेनिंग दी गई है, पर कब। लक्ष्य कहता है। तीनों सोचने लगते हैं और तीनों एक साथ कहते हैं, हमें पता लगाना ही होगा। अंडरस्को CH10 एक सिक्के के दो पहलू। पर ये तीनों तो बचपन से ही आश्रम में रहती है, फिर ट्रेनिंग कहाँ और कब ली होगी, और इनका एटीट्यूड, इसका अंदाज, इनकी गन चलाने की स्किल देखकर तो लगता है जैसे इन्हें काफी ट्रेनिंग दी गई है, पर कब। लक्ष्य कहता है। तीनों सोचने लगते हैं और तीनों एक साथ कहते हैं, हमें पता लगाना ही होगा। कैरेट अंडरस्को कैरेट 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 कैरेट अंडरस्को। अब आगे अंडरस्को 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 अंडरस्को। तीनों बात कर रहे होते हैं कि वो देखते हैं कि अब को तीनों वापस जाने वाली हैं, तो वो तीनों धीरे धीरे गाड़ी पीछे लेकर वहां से चले जाते हैं। जैसे ही वो आश्रम पहुंचते हैं और एक झटका लगता है उन तीनों को, क्योंकि आश्रम में नीति, पंखुड़ी और अवनी पहले ही मौजूद थे और वो बच्चों नहला रहे थे। ये देखकर तीनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अपूर्व सीधा अपने रूम में चला जाता है, विवान भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। लक्ष्य उन तीनों को घूरते हुए वो भी उन दोनों के पीछे चला जाता है। अपूर्व के रूम में तीनों बैठे रहते हैं। अपूर्व किसी को कॉल करता है और कहता, मुझे मेरे आश्रम की पिछले 10 सालों की सभी रिकॉर्ड चाहिए, कौन आया कौन गया सब कुछ ध्यान रहे, एक भी रिकॉर्ड छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो आगे तुम खुद समझदार हो, कहते हुए कॉल कट कर देता है। लक्ष्य अंडरस्को, यार तुम लोगों की नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ है? हम लोग उनसे पहले निकल गए थे वहां से और हम लोग सीधे आश्रम आ गए हैं, कहीं रुके भी नहीं, फिर कैसे ये लोग इतनी जल्दी यहाँ आ गए और कपड़े भी बदल लिए, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। लक्ष्य अपनी सोच में डूबे हुए कहत है। विवान अंडरस्को, लक्ष्य सही कह रहा है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आई थिंक हमें बच्चों से पूछना चाहिए, वो लोग झूठ तो नहीं बोलेंगे। अपूर्व अंडरस्को, यहाँ हम लोग खुद अपना पहचान छुपाए हुए हैं और हमें खुद दूसरों की पहचान पता करने के लिए मस्क करनी पड़ रही है, आखिर क्या राज है इनका, कहते हुए अपूर्व चेयर पर अपना हाथ दे करता है। लक्ष्य अंडरस्को, आए अब क्या हुआ, वैसे तो बड़ा बोलता रहता है, मैं अपनी आंखें और कान हमेशा खुली रखता हूँ। अपूर्व की एक्टिंग करते हुए, अब कहाँ गए तेरे आंख और कान, को में ले गए क्या? अब इनके बारे में पता लगा के बता तो मानूं तुझे। ये सुनकर अपूर्व लक्ष्य को घूरने लगता है। अपूर्व के घूरने से लक्ष्य को लगता है जैसे वो कुछ ज्यादा ही बोल गया है, इसलिए वो दांत दिखते हुए कहता है, अच्छा मैं एक बार बच्चों से पूछ कर आता हूँ, कहते हुए वहां से जल्दी से भाग जाता है। विवान अंडरस्को, अपूर्व तुझे लगता है क्या अब यहाँ हमारी जरूरत है? हम जिस काम के लिए आए थे वो ऑलरेडी ये लोग कर रहे हैं, तभी मैं सोचूं इतने साल तक तो हमें कोई खबर नहीं गई कि ये सब यहाँ अभी तक हो रहा है, लेकिन जब ये लोग हैं तो फिर इस बार कैसे हमें ये खबर मिली कि आश्रम को नुकसान पहुंचाने वाला है? विवान सीरियस होकर कहता है। अपूर्व कुछ देर कुछ सोचते हुए, ओह नो गॉड डैम्ड, कहीं ये कोई साजिश तो नहीं हमें यहाँ बुलाने की? अगर ऐसा हुआ तो यहाँ के सब लोग फंस सकते हैं हमारे साथ और हम इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचने दे सकते। विवान अंडरस्को, पर इतनी बड़ी साजिश कर कौन सकता है हमारे खिलाफ, कहीं वो वापस तो नहीं आ गया? तभी लक्ष्य जल्दी से रूम में आते हुए काफी टेंशन में लग रहा था। उसे देखकर विवान कहता है, क्या हुआ, तू इतनी टेंशन में क्यों है?
लक्ष्य अंडरस्को मैंने सभी बच्चों से पूछा तो सबने यही कहा कि को तीनों आश्रम में ही थी। ये सुनकर अपूर्व और विवान और परेशान हो जाते हैं। लक्ष्य कहता है इनका राज तो और उलझता जा रहा है। तभी अपूर्व कहता है हम यहाँ से कल ही निकल जाएंगे मुंबई के लिए। ये सुनकर विवान और लक्ष्य एक दूसरे को देखने लगते हैं। अपूर्व आगे कहता है उससे पहले हम यहाँ की जी प्रॉब्लम है उसे जड़ से खत्म करके जाएंगे, आज रात को तैयार रहना। ये सुनकर लक्ष्य और विवान हाँ में अपना सर हिला देते हैं। लक्ष्य अंडरस्को पर इनका राज। अपूर्व अंडरस्को तुम उसकी चिंता मत करो, उसके लिए भी कुछ सोच रखा है मैंने, कहते हुए एक डेविल स्माइल करता है। तभी वहां नीति आ जाती है। नीति को देखकर तीनों नॉर्मल हो जाते हैं। नीति उनसे कहती है नीचे चलिए लंच कर लीजिए, कहकर वो बाहर चली जाती है। तीनों कुछ देर में बाहर आ जाते हैं और सब बच्चों के साथ लंच करते हैं और साथ ही पंखुड़ी, अवनी और नीति की हर एक मूव को ध्यान से नोटिस भी करते हैं। कुछ देर बाद लंच करके अपूर्व ऊपर देवकी जी के पास जाता है। उसको देखकर देवकी जी अरे आओ बेटा बैठो, कुछ काम था क्या तुम्हें? अपूर्व अंडरस्को नहीं देवकी माँ, वो मैं बस ये बताने आया था कि हम तीनों कल मुंबई वापस जा रहे हैं। देवकी जी अंडरस्को क्या इतनी जल्दी? कुछ दिन और रुक जाते बेटा, और वैसे भी इतने सालों बाद तो आए हो तुम तीनों, देवकी जी थोड़ा उदास होते हुए कहती हैं। अपूर्व अंडरस्को फिर आते रहेंगे, मुझे आपसे कुछ और भी पूछना था। देवकी जी अंडरस्को हाँ बेटा पूछो ना। अपूर्व अंडरस्को ये पंखुड़ी, अवनी और नीति ये लोग यही रहते हैं ना? देवकी जी अंडरस्को हाँ बेटा तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? अपूर्व अंडरस्को क्या ये लोग बीच में कहीं गए थे? देवकी जी अंडरस्को नहीं बेटा ये लोग कहीं नहीं गए, और कॉलेज भी इन्होंने थी आश्रम से किया है, बस एग्जाम के टाइम एग्जाम देने जाते थे। अपूर्व अंडरस्को और आपने बताया था ना कि पंखुड़ी का एक भाई भी था जो मर गया, वो कैसे हुआ था? देवकी जी अंडरस्को वो कुछ लोगों ने आश्रम में तोड़फोड़ मचा दी थी और बच्चों को नुकसान पहुंचा रहे थे, तो उस बच्चे ने उनसे लड़ने की कोशिश की थी, इसलिए उन्होंने उसे मार दिया। कहते हुए देवकी जी की जबान कांप रही थी, उनके आंख में आंसू आ गए थे। ये सुनकर अपूर्व थोड़ा हैरान हुआ, फिर कुछ सोचते हुए फिर वो लोगों ने यहाँ कब्जा क्यों नहीं किया? वो इन तीनों बच्चियों की वजह से तीनों छुपकर पुलिस स्टेशन गए थे, दौड़ते हुए ही शहर पर आते तक इन्होंने अपने भाई को खो दिया था, कहते हुए देवकी जी रो पड़ती है। अपूर्व अंडरस्को क्या आज ये तीनों कहीं गई थी? देवकी जी अंडरस्को अरे नहीं बेटा ये तीनों तो आश्रम में ही थी। अपूर्व अंडरस्को जैसे ही कड़ी जोड़ने जा रहा हूँ फिर कुछ गड़बड़ हो रही थी, तीनों जब आश्रम में थी तो वहां भी कैसे हो सकती है, और हो सकता है ये अपने भाई का बदला ले रहे हों, पर इनकी पहचान। अपूर्व सोच ही रहा था कि देवकी जी कहती हैं अरे बेटा कहाँ खो गए? अपूर्व अंडरस्को कुछ नहीं देवकी माँ, अब मैं चलता हूँ, कहर वहां से चला जाता है। ये देखकर देवकी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर जाती है। पंखुड़ी छत पर कपड़े लाने गई थी, तभी उसे लगता है कि कोई उसके पीछे है। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है एक आदमी गन सीधा पंखुड़ी के माथे पर रख देता है। अंडरस्को